नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। और दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो अब सूर्य के अध्ययन के लिए आज आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। I'm delighted to have with me in the studio Mr. Vaibhav Pant, scientist C, Aryabhat Research Institute of Observational Sciences. He joins us in the studio. टीना, दिल की धड़कन बढ़ रही है और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद क्या वैज्ञानिकों पर भी किसी तरीके का दबाव होगा? वैभव पंत, आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। दबाव तो नहीं कहेंगे, बिकॉज इस मिशन के लिए काफ़ी पहले से तैयारियां चल रही हैं। सो आई थिंक इट इज़ नाउ मोर देन अ डिकेड दैट वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस मिशन। सो दबाव नहीं है, बट खुशी है। If successful launch hota hai, then our understanding about the sun will be So to begin with, Mr. Pant, if you could help us and our viewers understand, why is it important to study the sun now from this point? And I ask you this, what more are we now seeking to gain from this observatory? Yes, so there are many observatories on ground. In fact, there are many solar observatories of sun in India from grounds. For example, there is a Kodaikanal Observatory of IAEA, there is Udaipur Solar Observatory. In fact, there is a solar telescope in Aries also. So, but the main reason why we are going to space is that we can't get all information about the sun from ground. First of all, the wavelengths such as the extreme ultraviolet as well as X-rays get blocked. And if you want to study the sun in those wavelengths, you won't be able to do that from the ground. So you have to go to space. So that is one advantage of going to space, as well as if you are on ground, you can't observe sun 24/7 because we have nights, as well as there are clouds. Sometimes they obscure our seeing. Even if the sky is clear, the atmosphere fluctuates over a short period of time. So your image will not be very sharp, it will be blurry. So therefore, it is important to go to space, especially at Lagrangian 1 point, where we will be able to observe the sun 24/7 continuously for many days. And that is the added advantage of going into space. So we have achieved a lot using ground-based instruments, but there are several unanswered questions that we still need to understand. For that we have planned. लाखों करोड़ों लोगों के साथ साथ मेरे मन में भी बहुत सारा कौतूहल है, और कौतूहल लैग्रांज पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा है। कौन से देश है वहाँ पर पहुँचने में सफल हुए, और उसी पॉइंट को क्यों आखिरकार तय किया गया है? वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई भी चीज़ स्थिर रह सकती है, उस पर इफेक्ट वहाँ पर बहुत कम होता है सूर्य पर होने वाली गतिविधियों का। उससे आगे क्या? सो ये मेन पॉइंट तो यही है कि L1 पे जो है हम सन के ऑब्जर्वेशंस जो है कंटिन्यूसली जो है 24/7 कर सकते हैं, और कोई भी एक्लिप्सेस नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम सन को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंटिन्यूसली देख सकते हैं। सो मेन पॉइंट यही है, एंड L1 इज़ लाइक अ फर्स्ट स्टेप, एंड देन हम सोच सकते हैं कि और लैग्रेंजियन पॉइंट्स में भी हम जाएं, लाइक L5 में जा सकते हैं। L2 में पहले से ही कुछ मिशंस गए हुए हैं। L1 में भी पहले US के नासा एंड ईसा के मिशंस हैं। सो बट देन इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि इंडिया भी नाउ is establishing its spacecraft at L1. That is the first step, and then one can think of going to other Lagrangian points. बहुत सारे अभियान पहले सफल रह चुके हैं। अगर सूर्य अभियानों की बात करें तो उन अभियानों से, सफल अभियानों से हमारा आदित्य L1 अभियान किस तरीके से अलग है या विशिष्ट है? हाँ, तो बहुत सारे तरीक़ों से अलग है। सबसे पहला तो ये, जितने भी सूरज को स्टडी करने के लिए यान गए हैं लैग्रेंज 1 पॉइंट पे, वो सूरज को की सतह के बहुत क्लोज नहीं जा पाए, उसके बहुत क्लोज स्टडी नहीं कर पाए। सो उनका जो ऑब्जर्वेशनल फील्ड ऑफ व्यू था वो स्टार्ट होता था 2 सोलर रेडियाई से, और इन सम मिशंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.5 सोलर रेडियाई, पर इन आदित्य मिशन वी आर गोइंग वेरी क्लोज टू द सोलर सरफेस, सतह के बहुत क्लोज जाके स्टडी कर रहे हैं, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 1.05 सोलर रेडियाई। और ये खुद में एक चैलेंज है, क्योंकि जितना आप सन के सतह के क्लोज जाओगे उतना ज़्यादा स्कैटर लाइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और उस केस में आपको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस चाहिए मिरर बनाने के लिए, सो दैट ये स्कैटर लाइट कम से कम हो और अच्छे से अच्छा डाटा मिले। सो ये तो एक नया इनोवेशन है जो कि और मिशंस में नहीं था, और या सक्सेसफुल नहीं रहा। नासा में एक इंस्ट्रूमेंट था ऐसा, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। सो दैट इज़ लाइक वन यूनिक थिंग। अदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि शायद हम कर रहे हैं मतलब पहली बार, वो है ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना। आज तक ऐसा होता था कि सन पे अगर कोई इरप्शंस हो रहे हैं, सन पे बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं, सो उनको
उनका एक कैटलॉग बनता है कि कौन सा इरप्शन कब हुआ, किस समय पे हुआ। सो वो कैटलॉग यूजुअली जब डाटा पृथ्वी पे आता था, फिर उसको हम कंप्यूटर से एनालाइज करते हैं, तब बनता था। पर हम पहली बार आदित्य में ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम को भी यूज़ करेंगे। सो अगर कुछ इस टाइप के इरप्शंस या सोलर फ्लेयर्स अगर ऑन बोर्ड होती हैं, तो वो जो है सैटेलाइट में ही डिटेक्ट हो जाएंगी। सैटेलाइट से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको ग्राउंड पे डाटा आने की ज़रूरत नहीं। सो इस टाइप की ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस जो है पहले मिशंस में नहीं थी और सक्सेसफुल भी नहीं रही। अगर रिसेंटली एक नासा के मिशन में थी, पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। मुझे बिलीव है कि हम वो कर पाएंगे जो पहले मिशंस में नहीं हुआ। तो ये दो तो बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो कि पहले मिशंस में नहीं थी और हमारे मिशन में है। You know, since we're talking about other solar probes, which one has managed to reach closest to the sun? Of course, it's even with this mission, even if we reach the L1 point, we'll still be closer to Earth than the sun. Yeah. So, but if we talk about other, and if we compare it to the other solar probes, which one has been the closest? So the Parker Solar Probe is the closest, and it will also go closest to the sun, closest to its surface. But it has its own science objective, and we have our own science objectives. So not everything can be studied only going closer to the sun. In fact, a lot of science can be done even staying at Lagrange 1 point, and that is something that we are trying to achieve. एक और बात है जिस पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, पेलोड्स का जिक्र हमेशा आता है। चंद्रयान 3 की बात हुई तो पेलोड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। हर एक पेलोड का क्या रोल रहने वाला है, क्या भूमिका रहने वाली है? सो जैसा आपने बोला, इसमें 7 पेलोड्स हैं। सो मैं एक एक करके सबका एक शॉर्ट में साइंस ऑब्जेक्टिव आपको बता देता हूँ। सो पहला पेलोड है इसमें VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। सो जैसा कि पहले स्पीकर्स ने बोला कि कोरोनोग्राफ इज़ लाइक क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एक्लिप्स। सो नेचुरल एक्लिप्स में हम आर्टिफिशियली एक्लिप्स करते हैं स्पेस में। सो ये कोरोनोग्राफ जो है स्टडी करेगा कि सन का जो एटमॉस्फेयर का तापमान है वो सन के सरफेस के तापमान से क्यों ज़्यादा है। सन का सरफेस का तापमान 5000 डिग्री है, वाइल एटमॉस्फेयर का तापमान इज़ 1 मिलियन डिग्री केल्विन। सो ये तापमान क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, इस चीज़ का हमें पता चलेगा कोरोनोग्राफ से। एज वेल एज द कोरोनोग्राफ उस चीज़ के लिए भी यूज़फुल होगा जब हम सोलर के इरप्शंस को स्टडी करेंगे। लाइक सन पे बहुत सारे बहुत इनर्जेटिक इरप्शंस होते हैं। अगर मैं आपको तुलना के तौर पे बताऊं तो एक टिपिकल सोलर फ्लेयर की एनर्जी जो है मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के बराबर होती है। सो एट यू कैन थिंक ऑफ लाइक एट अ टाइम मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर और बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स समटाइम्स हैपनिंग एट द सेम टाइम ऑन सन। सो वो क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, क्या हम उनको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ जो है हमें VELC एज वेल एज द अनदर इंस्ट्रूमेंट का सूट, इन दोनों के डाटा से हमें समझने को मिलेंगे। हमें ये भी पता है कि सन की 11 ईयर की साइकिल होती है। इस 11 ईयर साइकिल में सन कभी कभी ज़्यादा एक्टिव होता है, कभी कभी इस टाइप के एक्सप्लोजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कभी कभी बहुत कम होते हैं। और हर 11 ईयर्स में एक टाइम आता है जब एक्सप्लोजन्स बहुत ज़्यादा होंगे और एक टाइम आएगा जब एक्सप्लोजन्स बहुत कम होंगे। सो इस वजह से जो है सन की जो इरेडियंस है, जो रेडिएशन सन से आती है हमारे अर्थ पे, वो भी चेंज होती है 11 ईयर्स पे। सो ये रेडिएशन कैसे चेंज हो रही है 11 ईयर्स में, स्पेशली इन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एज वेल एज इन अल्ट्रावायलेट और नियर अल्ट्रावायलेट। सो ये भी हम जो है स्टडी कर पाएंगे। एक इंस्ट्रूमेंट है आदित्य पे जिसका नाम है सूट, उससे हम ये सब भी स्टडी कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे क्या पड़ेगा, क्योंकि सोलर इरेडियंस जो है हमारे क्लाइमेट पे भी क्या असर डालता है, तो ये भी हम स्टडी कर पाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब सन पे एक्सप्लोजन्स होते हैं तो उनसे एक्सरेज भी निकलती है, गामा रेज भी निकलती है, हाई एनर्जेटिक एक्सरेज निकलती हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। हम गगनयान भी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, तो उस टाइम पे हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे भेजेंगे। सो हमें प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि एक्सरेज कब आ रही हैं, कब मतलब उनका निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कब हो सकती हैं। तो उसके लिए उन एक्सरेज को स्टडी करने के लिए हमने सोलेक्स एंड हीलियोस, दे आर 2 अदर इंस्ट्रूमेंट्स जिनका हम यूज़ करेंगे। एज वेल एज ये तो हो गया जो दूर से सन को देखेंगे, पर सन से जब ये इरप्शंस अर्थ की तरफ आएंगे, कुछ इरप्शंस अर्थ की तरफ आते हैं, पहले भी आए हैं और फ्यूचर में भी आएंगे। तो जब वो इरप्शंस आएंगे, जैसे कि मैडम ने बताया कि सन और अर्थ के बीच में आदित्य L1 है, हमेशा उनके बीच में रहेगा, तो इन इरप्शंस को आदित्य L1 को पार करके ही आना होगा। सो जब ये आदित्य L1 पे टकराएंगे ये इरप्शंस, तो आदित्य L1 उन इरप्शंस की स्टडी कर सकता है, उन इरप्शंस के अंदर किस टाइप के एनर्जेटिक आयंस हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करता है कि अर्थ में क्या जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस होंगे, अर्थ में कितना इफेक्ट पड़ेगा, अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट्स हैं उनमें क्या इफेक्ट होगा। सो इस तरीके से जो 7 इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सन को स्टडी करेंगे, सन, इट्स एटमॉस्फेयर एज वेल एज द एंटायर रीजन बिटवीन सन एंड अर्थ, विच इज ऑल्सो नोन एज द स्पेस वेदर, उसको स्टडी करेगा।
और ये L1 पॉइंट की बात की जाए तो ये शायद इसलिए भी चुना गया, वहाँ पर जाकर चीज़ें स्थिर हो जाती है, फ्यूल कम खर्च होगा, ईंधन की खपत कम होगी और ज़्यादा समय तक टिककर ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएगा सूर्य की गतिविधियों को। क्या ये बात सही है? हाँ, कुछ हद तक सही है, पर L1 से भी ज़्यादा स्टेबल पॉइंट है हमारे पास। फॉर एग्जांपल L5 ज़्यादा स्टेबल पॉइंट है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि L1 इज़ लाइक अ फर्स्ट स्टेप पास है। और उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं और लैग्रेंजियन पॉइंट पे जाने की, वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की। बट या सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, सो लेट्स सी। जी। सूर्य पर होने वाली गतिविधियों का क्या असर पड़ता है मौसम पर और जलवायु परिवर्तन में, वो किस तरीके से कारगर या प्रभावित सिद्ध हो रहा है? हाँ, सो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन की 11 साल की एक साइकिल होती है। हाँ, तो इसी 11 साल में सन की रेडिएशन भी कम और ज़्यादा होती है, और ये रेडिएशन जो है क्लाइमेट मॉडल्स में इनपुट की जाती है। जी सर। उनका इफेक्ट देखने के लिए कि वेदर के कैसे पैटर्न्स चेंज होते हैं सोलर की इरेडियंस चेंज होने से। नाउ 1645 से 1715 के टाइम का जो टाइम पीरियड था, इस ईयर में सन बहुत कम एक्टिव था, तो उसकी रेडिएशन काफ़ी कम रही होगी। किसी ने मेजर नहीं करी पर रही होगी, ऐसा हम मानते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली वो जो है एक मिनी आइस एज से कोइंसाइड करता था। सो ये अभी भी काफ़ी सारी स्टडीज़ हो रही हैं इस फैक्ट को समझने के लिए कि क्या ये केवल कोइंसिडेंस है और ये सच में एक कोरिलेशन है कि सन का जो इरेडियंस है वो अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो ये इस पे भी हम स्टडी करेंगे, बिकॉज जो सूट इंस्ट्रूमेंट है वो सन का इरेडियंस मेजर करेगा in near ultraviolet, and then we will be able to see whether this irradiance, if it can be input, it can be given as an input in climate models, whether it will affect the Earth's climate or not, or to what extent it is affecting the Earth's climate. क्या ये ऐसा भी कहना ठीक नहीं है सब कुछ सन की वजह से हो रहा है, बिकॉज हमारे लोकल मैन मेड एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी हैं, बिकॉज पॉल्यूशन है और भी चीज़ें हैं, पर कितना इफेक्ट सन का है, कितना इफेक्ट ये लोकल मैन मेड चीज़ों का है, ये हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। विज्ञान से जुड़ी हुई जब भी कोई बड़ी गतिविधि होती है वो किसी एक देश से जुड़ी तो होती ही है, बल्कि पूरी मानवता के लिए भी होती है। और नासा इसलिए कहीं ना कहीं इस मिशन से भी जुड़ा हुआ है। उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है? हाँ, देखिए, जैसे मैडम ने पहले ही बता दिया कि ऑर्बिट वहाँ तक पहुँचने के लिए, L1 तक पहुँचने के लिए विल बी टेकिंग द इनपुट्स फ्रॉम नासा, क्योंकि एंड ईसा, बिकॉज वो वहाँ तक जा चुके हैं। So, पहली बात तो ये, दिस मिशन इज मोस्टली इंडिजीनियस, ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन हाउस बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. So, but then once the data will be released, then I'm sure that almost all countries, including USA, UK, as well as Europe, they will be interested in using the data, because as I said, this is a very unique mission. We are going to observe very close to the surface of the sun, which has not been achieved before. We will be obtaining the spectra, high quality spectra, using multi-slit spectra, which has not also been done before, which with much success. So these all is an important data set, or important data that I think NASA and ESA would like to look at it and complement with their own missions, and then come up with a good explanation why different phenomena happen on the sun. Right. So yeah. Okay. How do you see successes of these missions open up the space sector for the youth, for the private sector? Because this is huge for India, the kind of effort that ISRO is making. And it's also important at the same time that with the kind of ambitious missions that we are now planning, more and more involvement of the private sector and also more and more participation from the youth is important. Yeah, I think now ISRO is launching like different missions, starting from ASTROSAT, then Chandrayaan 1, 2, 3, now Aditya, and then there will be the Gaganyaan mission. So that opens up a lot of possibilities for young minds, for those who are doing their undergraduate and graduate studies. So so this is very interesting, as well as now I always felt that there are three pillars for a mission success. First is, of course, the successful launch and reaching there. Second is getting the science out of it, whatever we have expected, whether we should get that science, whether we are getting that or not. And the third one is to spread the word among the community. And you are asking about the third pillar there. So it is very, very important to go back to the society and tell them, okay, this is what we have achieved and this is what is possible and what can be done in future. And this has been started very recently. After, let's say, starting from ASTROSAT, even before that, and now now I think the young generation is now convinced, of course, and they are motivated
by looking at the success of these missions that in future they can also get involved in such type of missions and then do certain important contribution to the society. This is also important for the private sector, because until now I believe there was not much private participation in these missions, but now once our space agency is opening up to private players, so I think they will also have a huge opportunity, because now we are planning for more and more missions, so they will have more opportunity to create let's say electronics or other components for these missions. So it will be an interesting opportunity for them too. So yeah. Right. So we'll cut across live to the telecast that is coming in from the ISRO headquarters. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। आप देख रहे हैं PSLV C-57। We'll have to wind up the program for now. That's all from me and Pratibim. Thank you very much, viewers, for your time.